जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वे ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो यूथ थे, बेसिकली जो स्टूडेंट्स थे, उनके अंदर क्रांतिकारी का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा था। उनके जो लीडर्स थे, जिनको वो आइकॉनिक मानते थे, आइडियल्स मानते थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या फिर अरविंद घोष हो, जिनको वो आइडियल मानते थे, वो लोग तो तिलक महाराज को सिडिशन के केस में जेल में डाल दिया गया। अरविंद घोष ने बोला हमसे ना हो पाएगा, वी रिटायर। तो ये जो एनर्जी थी यूथ में, जिनको उन्होंने जागृत कर दिया था, इन एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज किया गया क्रांतिकारी एक्टिविटीज के जरिए, जो भारत के हर पार्ट में, मतलब भिन्न भिन्न पार्ट में कंडक्ट किए गए। तो आज की वीडियो में हम बंगाल में किस तरह की क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के वीडियोस में, मतलब एक दो वीडियोस चलेंगी और कि भारत के किन किन पार्ट्स में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो चले थे और किस तरह के चले थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो a survey of revolutionary activities. Following is a brief survey of revolutionary activities in different parts of India and abroad before the First World War. सबसे पहले देखते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल में 1870 में स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स के अंदर क्रांतिकारी का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा उभर रहा था और इसीलिए उन्होंने जगह जगह जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने स्टार्ट कर दिए थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ वो नहीं है जो इल्यूमिनाटी कन्फर्म्ड है, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। सीक्रेट सोसाइटीज़ अगर आपको इमेजिन करना है तो आप लोग गब्बर इज बैक मूवी देख सकते हो। वहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स ने, मतलब एक लीडर के अंदर स्टूडेंट्स ने किस तरह के एक्टिविटीज करने स्टार्ट करे थे, ठीक उसी तरह का कुछ एक्टिविटीज हुआ था 1870 में। जो स्टूडेंट्स जो थे वो जगह जगह सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करे थे, जिसके तहत वो अपने क्रांतिकारी जो मकसद है उसको एग्जीक्यूट कर सके। The first revolutionary group was organized in 1902 in Midnapur under Janindranath Basu, and in Calcutta, the Anushilan Committee, which was founded by P. Mittar and including Jatindranath Banerjee, Barindra Kumar Ghosh, among others. तो कोलकाता में क्रांतिकारी एक्टिविटीज रिलेटेड अगर सबसे पहला नाम आता है, दैट इज अनुशीलन समिति। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति को किसने बनाया था। अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड बाय पी मित्तर। इनके साथ दो लोग और थे, बट वो जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में वो उनके नाम मेंशन नहीं किए जाते। तो आप लोग के लिए जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है कि अनुशीलन समिति में जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुए थे वो इट वाज एसोसिएटेड विद बंगाल, और अनुशीलन समिति को फाउंड किया था पी मित्तर ने। उसके बाद अनुशीलन समिति को कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनका नाम था जतिंद्रनाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, जो कि अरविंद घोष के भाई थे। पुलिंदास जैसे लोगों ने भी ज्वाइन किया था बाद में। जब अनुशीलन समिति को 1906 में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लगे थे, तो उस जमाने में व्हाट्सएप था नहीं कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और देशभक्ति की भाव जगाओ, अपने जो मोटिव है उसको एग्जीक्यूट करो। उस जमाने में अगर आपको किसी तक मैसेज पहुंचाना था तो जो न्यूज़पेपर्स थे, वीकलीज थे, मैगजीन्स थे, उसके जरिए ही आप अपने मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते थे मासेस तक या दूसरे लोगों तक। तो उस जमाने में अनुशीलन समिति, जिनके मेंबर्स थे बरिंद्र कुमार घोष, जिनको बाद में निरालंबा बाबा भी बोला जाता था, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने अपोर्टिव एक्शंस कंडक्ट करने के लिए एक मैगजीन, एक वीकली जो है वो प्रचालित करना स्टार्ट किया, जिसका नाम था युगांतर। दूसरा क्वेश्चन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, युगांतर किसने बनाया था। युगांतर पब्लिश किया था अनुशीलन समिति के ग्रुप ने। युगांतर क्यों बनाया था, ताकि ये जो उनका अबॉर्टिव एक्शंस या फिर उनका जो क्रांतिकारियों का जो भाव है उसको लोगों में प्रचलित करे, उस प्रचलित करने के मोटिव से ही युगांतर को बनाया गया था। युगांतर एक वीकली मैगजीन था। अब बात करते हैं 1907 की ओर। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस मिलेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, पंजाब में हो। कॉन्स्पिरेसी केसेस बहुत ज्यादा है क्रांतिकारी आंदोलन के, जो पार्ट्स टॉपिक्स है उसमें।
तो अबॉर्टिव एक्शंस उन्होंने किस तरह से कंडक्ट किए? हमने पहले ही देखा था कि उनका मकसद क्या था कि वो डायरेक्टली इंग्लिश हुकूमत पे अटैक नहीं करेंगे। वो इस तरह से जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स है उनको अटैक करेंगे, ताकि जो अंग्रेज है उनके अंदर डर पैदा हो सके। अंग्रेज जो है वो डर जाए कि भाई ये खतरनाक है, इनसे पंगा नहीं लिया जा सका। इसीलिए उन्होंने दो ही उनके मोटिव्स थे कि अनपॉपुलर ऑफिशियल्स है उनको मार सके, मतलब उनका असोसिएशन यानी कि मर्डर कर दे, या फिर दूसरा जो क्रांतिकारियों के बीच में ही जो गद्दार है उसको सरेआम मतलब हैंग कर दिया जाए, मार डाला जाए। जिस तरह से गब्बर इज बैक में जो करप्ट लोग थे उनको मार के पब्लिकली हैंग कर दिया जाता था, ठीक वही लोगों के अंदर डर पैदा करना ही जो क्रांतिकारी था उनका मकसद था। लोग मतलब द ब्रिटिशर्स के अंदर डर पैदा करना, अपने लोगों के अंदर नहीं। तो 1907 में जो युगांतर ग्रुप था उन्होंने एक वेरी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल जो था जिनका नाम था सर फुलर, उनको मारने का, हत्या करने का प्लान बनाया। उसके बाद 1908 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो युगांतर ग्रुप जो था उन्होंने दो यंग लड़के जो थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, उनको बोला कि भाई जाओ और एक वाइट जज थे, अनपॉपुलर जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनको खत्म कर दो, उनको गोली मार दो। तो जब ये किंग्सफोर्ड जज अपनी बग्गी में अपनी चैरियट से आ रहे थे तब उनको ये जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को बोला गया था कि उनको गोली मार दो। बट उनका लक खराब कि गोली तो उन्होंने मारी बट गोली उनको ये किंग्सफोर्ड को नहीं लगी, बल्कि जो लेडी थी जो चैरियट में जो बग्गी में ट्रैवल कर रही थी गोली उसको लगी, और जो किंग्सफोर्ड थे वो नहीं मरा। 2 लेडीज गॉट किल्ड, तो किंग्सफोर्ड की जगह पे दो और महिलाएं जो है वो मर गई, किंग्सफोर्ड नहीं मरी। तो और इसकी वजह से जो है अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा बौखला गए और अंग्रेजों ने कहा उनको चुन ढूंढो, जिधर भी है प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस को जिधर भी है ढूंढ के मारो। प्रफुल्ल चौकी shot himself dead while खुदीराम बोस was tried and hanged। तो प्रफुल्ल चौकी ने खुद ही अपने आप को गोली मार दी और खुदीराम बोस को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो दोनों नौजवान जो थे दोनों ही मारे गए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रफुल्ल चौकी एंड खुदीराम बोस was associated with which on conspiracy case? It was मुजफ्फरपुर conspiracy case। The whole group was arrested including the घोष brothers। औरबिंदो घोष को भी ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था। तो औरबिंदो घोष एंड बरिंद्रनाथ वे ट्राइड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये जो पूरा ग्रुप था युगांतर का ग्रुप, बेसिकली अंग्रेज हुकूमत, दो लेडीज को किल कर लिया गया था। तो ऑब्वियसली जो अंग्रेज हुकूमत थे देवर मतलब बौखला गए थे, तो उन्होंने युगांतर के जितने भी ग्रुप, जितने भी मेंबर्स थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब पूरे ग्रुप को ही जेल में डाल दिया तब ऐसा नहीं है कि कहानी खत्म हुई, पिक्चर अभी भी बाकी है। तो इट इज अबाउट February 1909, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनको मार डाला गया कैलकाटा में। तो ये जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज थे ये तब खत्म नहीं हुआ जब युगांतर ग्रुप को पूरी तरह से इंक्लूडिंग द घोष ब्रदर्स उनको भी जेल में डाल दिया गया। प्रफुल्ल चौकी, खुदीराम बोस जैसे लोग मर गए, या फिर बहुत सारे जो युगांतर के मेंबर्स थे सबको मतलब प्रोसिक्यूट किया गया। लेकिन तब भी जो क्रांतिकारी थे उनका जो मकसद था कि अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को मारा जाए वो खत्म नहीं हुआ, ये हॉल्ट नहीं हुआ। तो 1909 में वही एक्टिविटीज कंटिन्यू हुई और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिकली जो है वो मार डाला गया कैलकाटा में। और 1910 में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में द सेम फेट व्हाइल लिविंग द कैलकाटा हाई कोर्ट। तो इस तरह से जो अंग्रेज के जो ऑफिशियल्स थे हाई रैंक के उनको एक एक करके मारा गया, एक एक ईयर में एक एक बंदे को मारा गया। 1909 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मारा गया, फिर 1910 में एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट को मारा गया। उसके बाद ये सारे जो एक्टिविटीज है इसको कंडक्ट करने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे डकैती, मतलब नॉट डकैती, अपने बंदों के डकैती नहीं की, जो अंग्रेज हुकूमत थी उनके जो
बसेस थी, ट्रक थी, ट्रेन थी, उनको डकैती करके जो फंड्स थे वो कलेक्ट करने स्टार्ट किए। तो 1908 में बड़ा डकैती वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डक्का अनुशीलन अंडर पुलिनदास रासबिहारी घोष। अनुशीलन समिति का जो ब्रांच था वो विभिन्न जगह पे फैल गया था, डक्का में भी फैल गया था, और डक्का में जो अनुशीलन समिति बना था इट वाज कॉल्ड एज डक्का अनुशीलन समिति। और डक्का अनुशीलन समिति के मेंबर्स ने, जिनमें से थे पुलिनदास, रास बिहारी बोस, उन्होंने एक रॉबरी कंडक्ट किया जिसका नाम था बड़ा डकैती। Sachin Sanyal staged a spectacular bomb attack on Viceroy Hardinge while he was making his official entry into the new capital। ठीक उसी तरह से एक और एबॉर्टिव एक्शन हुआ जब सचिन सन्याल ने बॉम्ब फेंका वाइसरॉय हार्डिंग्स के ऊपर। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स एडवोकेटिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंक्लूडेड वंदे मातरम, जो कि सबसे पहला न्यूज़पेपर था जिन्होंने जो क्रांतिकारियों का जो भाव था उसको बहुत ज्यादा लेवल तक जागृत किया था। इट वाज रिटन बाय अरविंद घोष। इट फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था इट वाज वंदे मातरम। उसके बाद आया युगांतर, जिसके लेखक थे बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र दत्ता। और उसके बाद संध्या, जिनका नाम था, जिनके लेखक थे ब्रह्मानंदम उपाध्याय। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म की ओर कि ये जो इतने क्रांतिकारी जो थे इनमें बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म थे लेकिन वो फेल हो गए, ब्रिटिशर्स ने उनको रिप्रेस कर दिया। क्यों? इनके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि इन्होंने जो है मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया। जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि जो क्रांतिकारी थे, कुछ चंद यूथ जो थे, वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे, सीक्रेटली सारे काम करते थे। दे थॉट कि हम है, हम ही कोर्ट, हम ही कानून, हम ही सब कुछ अकेले कर सकते हैं। तो मासेस को उन्होंने दूर रखा, मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से उनको रिप्रेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं था अंग्रेजों के लिए। उसके ऊपर ये जो था, इन्होंने कुछ जो खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी थे, उन्होंने लगा कि ये लोग क्रांतिकारी एक्टिविटीज जो कर रहे, ये हिंदू राष्ट्रवाद बनाने के उद्देश्य से करें और हमको निकाल देंगे, तो हमको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करें। तो इसी वजह से मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने खास पार्टिसिपेशन नहीं किया इस तरह के क्रांतिकारी एक्टिविटीज की ओर। In Bengal, it severely limited the scope of revolutionary activity. Lacking a mass base, it failed to withstand the weight of state रिप्रेशन। तो इसी वजह से अगर उन्होंने मास को इन्वॉल्व कर लिया होता तो उनको रिप्रेस करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन उन्होंने मास बेस नहीं किया, मतलब मास को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से उनको रिप्रेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ गिने चुने बंदे ही थे जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जो डकैतीज करते थे, जिसकी वजह से उनको रिप्रेस करना, उनको फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं था। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।